Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reactions, we will discuss about the reactions, means what are reaction, yeah, what are processes, and what are different type of reactions or the processes. And we will also discuss about the different laws which are associated with these reaction or the processes. So first of all, we will see the definition of the reaction or the process. आप रिएक्शन या प्रोसेस किसे कहते हैं? रिएक्शन या प्रोसेस कब हो गई, रिएक्शन कोई हुई है या नहीं, आप कब कहेंगे? तो मीन्स रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मीन्स आपने कंटेनर के अंदर कोई रिएक्टेंट ले लिए, वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किए और कोलाइड करने के बाद अगर प्रोडक्ट बन जाते हैं तो आप कहेंगे रिएक्शन हो गई, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हुई है। या दूसरे शब्दों में रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो आप कह देंगे कि रिएक्शन हो गई मीन्स पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, हमने एल्काइल हैलाइड्स लिए हैं और इन एल्काइल हैलाइड्स के अंदर आप देखिए हमने क्या किया कि मान लीजिए एल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो आपके कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है, ये पोलर बॉन्ड है। as Cl is more electronegative than carbon, so carbon acquires slight positive charge and Cl acquires slight negative charge। क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन Cl एटम की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से Cl एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम रिएक्शन करें किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, जो आगे हम पढ़े भी गए कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी है ये ले ली हमने, तो ये अटैक कहाँ पे करेगी, ये इट विल अटैक एट द कार्बन एटम एट द सेंट्रल कार्बन एटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर इसने अटैक किया, उससे क्या हो जाएगा, जो कार्बन है, अटैक करने का मतलब यहाँ पे है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, जो हमने दिखा रखा है नेगेटिव चार्ज और दो डॉट रेड कलर से हमने शो कर रखी है, इन दो डॉट से वो नया बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की तरफ से आएंगे तो नया बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा करने से जो कार्बन है उसके तो पहले से ही 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का ब्रेकेज होना जरूरी है, अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी, और जबकि मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है। तो इसलिए क्या होगा, जो Cl है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जो हमने ब्लू डॉट से दिखा रखे दो इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये OH नेगेटिव कहाँ से आया था, ये KOH के अंदर से आया था, तो KOH के अंदर K पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव, तो KCl निकल गया यहाँ पे और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही क्योंकि हमने जो ले रखे थे ये डाई हेलाइड्स थे, 2 Cl है, तो अगर ऐसे ही जो दूसरा आपका OH नेगेटिव अगर अटैक करेगा Cl के ऊपर, तो आपके दोनों Cl हटके और दो क्या लग जाएंगे, आपके OH, जैसे हमने दिखाया। लेकिन अगर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं तो वो कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल होता है, तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, आपका अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होने से क्या होगा, उसके अंदर से क्या लॉस होगा, दोबारा से उसके अंदर से लॉस हो जाएगा यहाँ पे वाटर। क्या लॉस हो जाएगा यहाँ पे, वाटर लॉस हो जाएगा, जैसे हमने शो किया। और उसके बाद जब वाटर लॉस हुआ तो क्या हुआ, जो कार्बन एक ऑक्सीजन के ऊपर से H और दूसरे कार्बन के ऊपर से OH, आपका वाटर लॉस होने के बाद C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो मिस ओवरऑल आपने इसमें क्या देखा, देखो हमारी जो फर्स्ट लाइन थी हमारी डेफिनेशन की कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट कौन थे, आपके डाई हेलाइड्स। आपके प्रोडक्ट कौन बन गया, ये लास्ट में जो दिख रहा है ये आपके एल्डिहाइड्स बन गए। प्रोडक्ट बोलो कौन बन गए, आपके एल्डिहाइड, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर H लग जाता है तो आप ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं कि उनके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो मीन्स एल्डिहाइड आपके यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए, मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और जब इसको क्यों कहा हमने रिएक्शन, क्योंकि आपने देखा कि पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड आपके बन भी गए, जैसे कार्बन और OH के बीच में न्यू बॉन्ड्स बने। उसके बाद फर्दर भी क्लीवेज हुआ, वाटर लॉस हुआ, O और H के बीच से बॉन्ड टूटा, H निकला, कार्बन और OH के बीच से फिर बॉन्ड टूटा, क्योंकि OH और H निकलने के बाद वाटर लॉस हुआ। तो मीन्स रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, या रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई हमारी प्रोसेस की या रिएक्शन की। अब हम ये देखेंगे कि जो ये रिएक्शन और जो प्रोसेस हुई इसके दौरान आपने मेनली क्या देखा, जब आपके पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने तो उसके दौरान क्या हुआ, देयर अकर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मींस जो कार्बन और OH के बीच में देखो ये जो नया बॉन्ड बना, तो OH जो नेगेटिव है वो दो इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से हमने दिखा रखी दो डॉट, वो उनको लेके गया और नया बॉन्ड बन गया। और जो कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड था जो हमने ब्लू डॉट से दिखा रखे हैं, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। मींस देयर अकर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मींस कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसके दौरान हमेशा ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता ही है।
अब हम देखेंगे कि रिएक्शन या प्रोसेस कितने टाइप की हो सकती है। तो मेनली इन ए ब्रॉड टर्म, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपकी जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो दो टाइप की होती है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पॉन्टेनियस मीन्स लगातार चलने वाली, लेकिन इसके अंदर हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपकी वो प्रोसेस होती है या तो वो जो अपने आप चले और रिक्वायर सम इनिशिएशन, मीन्स आप थोड़ी शुरुआत दे दें और उसके बाद फिर वो अपने आप लगातार चलती रहे। तो मीन्स व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? द रिएक्शंस व्हिच ईदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ और रिक्वायर सम इनिशिएशन, कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसे आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, कोई पॉन्ड है, कोई सी है, वहां से जो सन रेडिएशंस आई है, हमने तो कुछ डाला नहीं बाहर से, नेचर के अंदर है सन, तो सन से सन रेडिएशंस आई और उसकी वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस हो गई अपने आप। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स प्लेस इटसेल्फ, ये अपने आप चल रही है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। सो दैट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे NaOH ले लिया आपने, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयनिक रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन होगी है। तो क्या होगा रिएक्शन के दौरान? पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो NaOH का Na पॉजिटिव HCl के Cl नेगेटिव के साथ देखो कंबाइन करके क्या बना देगा? NaCl प्लस वाटर। मीन्स आपने इनको ऐड किया और रिएक्शन अपने आप हो गई, अपने आप ही रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड thus result in the formation of the salt NaCl and the side product is the water. तो that is a spontaneous process. जैसे दूध का दही में बदलना, आपके पास दूध रखा है, वो अपने आप दही में नहीं बदलता, लेकिन आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा किचन के अंदर शाम के टाइम या सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम अगर आपको कर्ड बनानी है, दही बनानी है, तो आप क्या करेंगे? जो मिल्क है उसके अंदर आप थोड़ी सी लस्सी, थोड़ी सी दही, मीन्स थोड़ा कोई खट्टा पदार्थ आप उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन will occur, reaction takes place, and after some time the milk will convert it into curd. आपने सिर्फ इनिशिएशन दिया था, आपके पास जो दूध रखा था उसके अंदर आपने इनिशिएटर डाला, मीन्स थोड़ी सी दही डाली, और उसी की वजह से whole of the milk get converted into the curd. मीन्स that particular reaction requires some initiation. यहाँ पे हमें कुछ शुरुआत देनी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हम दूध में, आपकी जो दूध था वो एकदम मिल्क आपका दही के अंदर बदल गया। नो, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि अगर आपके वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप बैठे बैठे उसके अंदर और दही डाले गए और दही डाले गए, ऐसा आपने नहीं किया। जस्ट यू गिव सम इनिशिएशन, आपने सिर्फ शुरुआत दी है, उसके बाद द प्रोसेस टेक्स प्लेस इटसेल्फ, फिर प्रोसेस अपने आप ही चलती रहेगी। तो मींस द रिएक्शन which either takes place itself or requires some initiation, like here during the conversion of milk into curd, called the spontaneous process. आप उसे spontaneous process कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोरोजन ऑफ आयरन। जो कोरोजन ऑफ आयरन है, इसमें हम कुछ नहीं करते, नेचर के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ आपकी कौन, एयर, मॉइस्चर एंड द इम्प्यूरिटीज, द कोरोजन ऑफ द आयरन और द अदर मेटेलिक सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। उनका कोरोजन हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हम डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं कि कोई भी आपका सब्सटेंस लाइक मेटल, when it come in contact with the air, moisture or the impurities, so one of the part act as the anode and the other part act as the cathode. तो उसका एक पार्ट एनोड की तरह काम करता है और दूसरा कैथोड की तरह, क्योंकि उस पूरे मेटल के ऊपर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्यूरिटीज नहीं है। जो ये मेटल की रोड आपको दिखाई दे रही है, जो स्क्रू आपको दिख रहा है और एक साथ में रोड लगी हुई है, इस पूरे के ऊपर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता आपकी इम्प्यूरिटीज का, मॉइस्चर का, तो फिर आपका कोई भी पार्ट एनोड या कोई भी पार्ट कैथोड नहीं बनता। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, देयर अकर्स द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर, मॉइस्चर एंड द इम्प्यूरिटीज। तो वो, तो आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वन ऑफ द पार्ट एक्ट इज द एनोड, अदर पार्ट एक्ट इज द कैथोड, और जो एनोड है उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रू, देखो ब्राउनिश कलर आ गया, तो मीन्स उसके ऊपर क्या हो गया है? कोरोजन हो गया है। तो ये हो गई आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि अपने आप ये नेचर के अंदर होना ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो द प्रोसेस विच नीदर टेक्स प्लेस, आपने देखा होगा उधर मैंने इधर लिखा था, सिर्फ हमने रेड कलर से लिखा है, NN लगा दिया, और था तो N लगा दिया, नोर बन गया आपका। सो द रिएक्शन विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ नोर बाय सम इनिशिएशन कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनियस है, इसके आगे आप क्या लिख दे यहाँ पे, ये आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दैट कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एग्जांपल, जैसे फॉर्मेशन ऑफ टी, आप किचन के अंदर चले गए, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा वाटर लिया, उसके अंदर आपने टी डाली और उसके अंदर थोड़ा मिल्क और आपने शुगर डाली और उसके बाद आपने गैस को ऑन कर दिया
गैस को ऑन किया और उसके बाद आपने वो इनिशिएशन दे दी आपने गैस को ऑन करके, और उसके बाद गैस को आपने बंद कर दिया और ये कह दिया कि भाई चाय अब आप बनते रहो, ऐसा नहीं होता। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टी इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मीन्स अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी गैस को ऑन करना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली आपको जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको देनी ही पड़ेगी। तो जब आप लगातार एनर्जी देते रहेंगे तो ही जाके आपकी टी बनेगी। मीन्स ऐसा नहीं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ टी अपने आप भी नहीं बन रही कि आपने डाल दिया था चाय पत्ती, सारी चीजों को मिक्सअप कर दिया कि भाई अपने आप चाय बन जाएगी। नो, ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने थोड़ी गैस ऑन कर दी एक बार और ऑन करके इनिशिएशन दी और गैस को बंद कर दिया तो भी चाय बन गई। नो, मीन्स आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी करनी ही पड़ी तब जाके आपकी टी बनती है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टी इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जैसे पहाड़ी के ऊपर से पानी नीचे अपने आप तो आ जाता है, लेकिन अगर ऊपर पहाड़ी के ऊपर पानी आपको चढ़ाना हो, राइजिंग अप ऑफ द वाटर, तो वो अपने आप नहीं जाएगा। सो इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपको पानी को वापस ऊपर तक पहुंचाना है तो आपको नीचे कोई सोर्स लगाना पड़ेगा, कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लाइक जैसे आप मोटर लगा दे, उससे आपके मोटर उसको पंप अप करेगी और वाटर आपका ऊपर जा सकता है, लेकिन अपने आप नहीं चलेगी। ऐसा भी नहीं कि मोटर आप एक बार ऑन कर दे, पानी एक बार चढ़ना शुरू हो गया, मोटर को बंद कर दे और फिर पानी अपने आप ऊपर टैंकी के अंदर या ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। मीन्स राइजिंग अप ऑफ द वाटर इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्दर आपकी जो प्रोसेस है और कौन से डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो आपकी फिजिकल प्रोसेस हो सकती है और केमिकल प्रोसेस भी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो क्या इन्वॉल्व करती है अपने अंदर। फिजिकल प्रोसेसेस आपकी आमतौर पे रिवर्सिबल होती हैं। इनके अंदर जो चेंज आता है वो टेम्परेरी चेंज होता है। किसके अंदर आता है टेम्परेरी चेंज? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लाइक शेप, साइज और उनकी स्टेट। स्टेट तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मान लीजिए वाटर है आपके पास, आइस की फॉर्म के अंदर है, आपने वो रख दिया नॉर्मल बाहर फ्रिज के अंदर से निकाल के, आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगी। आप उसी वाटर को दोबारा ले फिर फ्रीजर में रख दें, वही वाटर दोबारा से आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस थी कि मीन्स स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपकी गैस भी हो सकती है। जैसे वेपराइजेशन, दोबारा कंडेंसेशन कर दें, वेपर दोबारा लिक्विड स्टेट के अंदर आ सकते हैं। तो मीन्स फिजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है विच आर रिवर्सिबल, टेम्परेरी, ड्यूरिंग विच देयर occurs द रिवर्सिबल टेम्परेरी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट। हमने ऐसा क्यों कहा कि शेप बदल गई? कि मान लीजिए आइस क्यूब की फॉर्म के अंदर है, तो उसकी जो शेप है अब वो क्यूब की फॉर्म में नहीं रहेगी जब वो लिक्विड स्टेट में बदलेगी। उसका साइज भी वही नहीं रहेगा, वो फैल जाएगा क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपकी फिजिकल प्रोसेसेस हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ प्रोसेस आपकी चल रही है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। उसके बाद जो वेपर्स आपके नेचर के अंदर ऊपर चले गए, उसके बाद उनके बीच कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। और ज्यादा कंडेंसेशन होने के बाद, उनके जो वेट ज्यादा होने के बाद, नाउ द प्रेसिपिटेशन मींस रेन टेक्स प्लेस, वो दोबारा नीचे आ जाता है एंड सोन। जो प्रोसेसेस होती हैं ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं और इनके दौरान टेम्परेरी चेंज ही आना होता है। इसके दौरान जो आपकी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, सेकंड पॉइंट क्या बन जाता है कि इन जो मॉलिक्यूल जस्ट रीअरेंज हुए हैं, मींस मॉलिक्यूल्स वही हैं। जैसे वाटर है, आइस के अंदर कौन थे? H2O। आपके लिक्विड फॉर्म में कौन है? वो भी H2O है। मींस H2O रिमेन H2O, लेकिन उनके बीच की जो रीअरेंजमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल जो उनके बीच का जो डिस्टेंस था, जो गैप था, उसके अंदर आ जाता है चेंज। उसको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल बीइंग रीअरेंज्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदली, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O वो H2O ही रहेगा, वो H2O2 नहीं हो जाएगा, वो ब्रेकेज उसके अंदर नहीं हो जाएगी, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो मीन्स देयर अकर्स नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। आपके जो फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं इसके दौरान कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई नेट एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होती। हमने ये वर्ड यूज किया यहाँ पे, नेट एब्जॉर्प्शन और द इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस, जो कि केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आप देखेंगे। और ऐसी सारी प्रोसेसेस को आप क्या कहते हैं? दे आर दी फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस कौन हुई? Physical process are those process which involves the reversible temporary change in the physical properties like shape, size, state, and the molecule just simply rearrange and no change in the molecular composition takes place, no new substance is formed, no net absorption or the evolution of energy takes place. These all are the property of the physical process. Example क्या है? जैसे अभी हमने बताया, evaporation of the water, freezing of the water, the conversion of ice into आपके लिक्विड वाटर एंड सो ऑन, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। मेल्टिंग ऑफ जो वैक्स है, जो आपकी मोमबत्ती होती है, कैंडल जो होती है, जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो ये दोनों कैटेगरी में आती है। अभी हम आगे देखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस। सो द मेल्टिंग
ऑफ द कैंडल, द बर्निंग ऑफ द कैंडल, मेल्टिंग नहीं कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स तो सिंपल आपकी यही प्रोसेस है, लेकिन हम कह रहे हैं बर्निंग ऑफ द कैंडल, तो वो फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है उसमें और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इरिवर्सिबल होती है, इसमें परमानेंट चेंज आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे कोल है या वुड है, जब आप उसको बर्न कर देते हैं, बर्न करने के बाद लास्ट में आपको ऐश मिलेगी, राख मिलेगी। राख जो है दोबारा वुडन में या कोल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, परमानेंट चेंज आता है इनके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है। और उसके साथ साथ जो मोलिकुलर कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कोई और था और जो प्रोडक्ट बना वो कोई और है, वो सेम नहीं है। प्रोडक्ट जो बना वो डिफरेंट होगा टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अलग होगा, प्रोडक्ट अलग होगा। जबकि फिजिकल प्रोसेस में आपने देखा था रिएक्टेंट की कंपोजिशन क्या थी, जैसे आइस क्या था, H2O, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो वो भी कौन था, वो भी H2O। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले वुड था उसकी कंपोजिशन अलग है, जो ऐश बन गई लास्ट में उसकी कंपोजिशन अलग है। न्यू प्रोडक्ट बनते हैं केमिकल प्रोसेसेस के दौरान, और इसके दौरान नेट हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और नेट हीट एब्जॉर्ब इवोल्व भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और द लाइट और द साउंड, एनीवे किसी भी तरीके से, तो आप उसे केमिकल प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे हमने खाना खाया तो हमारे बॉडी के अंदर जाके जो फूड का डाइजेशन होता है, तो जो खाना हमने खाया वो चीज वही नहीं रहती, उस उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। बर्निंग ऑफ कोल, वो भी एक केमिकल चेंज आ जाता है। जब एग को जब आप पकाते हैं तो उसके अंदर क्या आना होता है, वो आपकी जैसे आमलेट बन गया तो इट मीन्स वो आपका अब चेंज आ गया, आमलेट को दोबारा आप एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपने खाना खाया था तो खाना खाने के बाद जो आपका खाना पच गया तो दोबारा आप उसको रोटी के टुकड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास पेपर है, बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को जला दिया, ऐश राख बन गई, आप उसको दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोहे को जंग लग गया, जंग लगे हुए लोहे को दोबारा आप उसी फॉर्म ऑफ आयरन के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर दी केमिकल प्रोसेसेस, वो सारी की सारी क्या है आपकी केमिकल प्रोसेसेस हैं। जैसे ये कोल का बर्निंग हमने दिखाया, यहाँ पे कोरोजन ऑफ आयरन हमने दिखाया, दीज आर दी केमिकल प्रोसेसेस। उसके बाद हम अब आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ डायग्राम है हमारे सामने, हम उनको देखेंगे और पहचानेंगे कि वो प्रोसेस आपकी केमिकल है या फिजिकल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बर्निंग ऑफ कैंडल है, अगर इस बर्निंग ऑफ कैंडल को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपने क्या देखा, बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर हमने जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये दोनों चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैक्स है वो आपको दिख रहा है वो मेल्ट होते हुए, अगर आप इसको कूल करेंगे तो दोबारा सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वैक्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वैक्स आफ्टर द कूलिंग। लेकिन ये केमिकल चेंज भी क्यों है, क्योंकि जो वैक्स है नियर द फ्लेम, फ्लेम के नजदीक जो ऊपर है, जो आपको जहाँ पे फ्लेम जलती हुई दिख रही है वहां पे जो वैक्स है, जब वो जलता है तो उसके दौरान न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन सूटी, जो काला काला जो धुआं निकलता है जब फ्लेम के अंदर से, तो उसे सूटी फ्लेम कहते हैं, मीन्स काला धुआं, वो भी बनता है। हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये केमिकल चेंज है। ये क्या है बोलो, केमिकल चेंज। और एग्जांपल देखें आप इसके अंदर, देखो बर्निंग ऑफ कोल, ये हमने पहले ही बता दिया था, जैसे पेंडुलम है, ये हिल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। बोलो कैसा चेंज है, ये एक सिंपल रिवर्सिबल है, इसके दौरान कोई केमिकल प्रोसेस नहीं चली है। जबकि जो बर्निंग दिखा रखी है वो एक केमिकल चेंज है। आप इधर आइस को मेल्ट होते हुए देखें, देखो प्लेट के अंदर आपको दिख रही है आइस, आइस देखो मेल्ट हो गई, लिक्विड फॉर्म के अंदर देखो वो दोबारा फिर आइस में कन्वर्ट हो गई, मीन्स जैसे आप उसको फ्रीजर में रखेंगे वो दोबारा से आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी कैसी प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि फर्दर आपकी प्रोसेस और कौन कौन से टाइप की हो सकती है। जो हमने देखा स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है फर्दर आपकी दो टाइप की मेन होती है, स्लो या फास्ट। लेकिन जो लैब के अंदर हम यूज करते हो आपकी मॉडरेट प्रोसेस होती है। तो आखिर स्लो प्रोसेस क्या है, स्लो प्रोसेस वो होती है विच टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, जिसके खत्म होने में ज्यादा समय लगे, विच टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, आप उसे स्लो प्रोसेस कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, ऐसा नहीं कि आपने दूध लिया और उसके अंदर थोड़ा खट्टा डाल दिया, थोड़ा अपने दही डाली और कहा कि भी मिल्क जल्दी से कन्वर्ट हो जाओ दही के अंदर, ऐसा नहीं होगा। उसके कन्वर्जन के लिए कुछ समय लगेगा। आप लगभग जैसे कम से कम 5-6 घंटे तो उसमें लगते ही हैं दूध का दही में बदलने में। तो इट मीन्स वो कोई फास्ट प्रोसेस नहीं, वो स्लो प्रोसेस, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। जैसे लोहे को जंग लगना, ऐसा नहीं कि मान लीजिए मुझे आपको समझाना है कि देखो जंग कैसे लगता है, तो मैंने ये जो स्क्रू आपको दिखा रखा अभी डायग्राम के अंदर, इसको लिया बाहर, मैंने बारिश के अंदर उसको रखा और कहा बच्चों देखो इसके अंदर देखो ये लग गया ना जंग, ऐसा नहीं होता, ऐसा एकदम नहीं होगा, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। सो मीन्स कोरोजन ऑफ आयरन इज ए स्लो प्रोसेस, इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन।
उसके बाद फास्ट प्रोसेस होती है विच टेक्स प्लेस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं लैब के अंदर, ऑल आयनिक रिएक्शंस आर दी फास्ट रिएक्शंस। आप प्रैक्टिकल के दौरान देखते हैं कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक केमिकल लिया, उसके अंदर देखो दूसरा केमिकल जस्ट आपने ऐड किया, ऐड करते ही साथ एकदम क्या हुआ, आपके कलर में चेंज आ जाएगा या पीपीटी बन जाएंगे। इट मींस ऑल दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे NaOH लिया आपने, आयनिक कंपाउंड HCl लिया, तो ऑपोजिट आयन अट्रैक्टेड ईच अदर, और इसीलिए जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं फास्ट होती है। कोवलेंट कंपाउंड वाली रिएक्शन फास्ट नहीं होती, क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जबकि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं इनके अंदर ऑलरेडी फॉर्म्ड आयंस हैं और वो ऑपोजिट आयन फास्टली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो द आयनिक रिएक्शंस आर दी फास्ट रिएक्शन, जो हमारे लिए ना तो स्लो रिएक्शन ज्यादा यूजफुल है, ना हमारे लिए फास्ट रिएक्शन ज्यादा यूजफुल है। इसलिए हमारे लिए जो यूजफुल रिएक्शन होती है वो मॉडरेट रिएक्शंस होती है। वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? मॉडरेट। तो व्हाट आर मॉडरेट रिएक्शंस? मॉडरेट रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं वुज रेट। मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं इन दोनों के बीच की। अगर हम आपको बताना चाहें मॉडरेट रिएक्शंस, तो मॉडरेट रिएक्शंस कौन होती हैं? द रिएक्शंस whose rate is in between slow and the fast reaction. Moderate reactions are those reactions whose rate is in between slow and fast reaction. Slow and fast reaction आप उसे कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो यही हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रिएक्शन होती है जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि फास्ट रिएक्शन तो एकदम हो गई, हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डिटरमाइन करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन की रफ्तार क्या है। क्योंकि फास्ट रिएक्शन तो एकदम हो गई, तो उसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। स्लो रिएक्शन ज्यादा लंबा समय ले लेती है, इसलिए हमारे लिए जो यूजफुल रिएक्शन होती है वो मॉडरेट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं कि आपकी रिएक्शन फर्दर सिंपल रिएक्शन भी हो सकती है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे नाम से पता चल रहा है सिंपल, सिंपल का मतलब जो एकदम हो जाए, एक स्टेप में हो जाए। सो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप कॉल्ड द सिंपल रिएक्शन, एंड द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो वो कैसे हुई, पहले क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना, फिर अगला इंटरमीडिएट क्या बना, एंड सो ऑन, फाइनली जाके ही तो प्रोडक्ट बनते हैं। सो द स्टेप्स थ्रू विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। तो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जो एक से ज्यादा स्टेप में हुई तो उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कौन सी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वो रिएक्शन कंप्लीट हुई। सो द स्टेप्स थ्रू विच ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, हमने डाई हेलाइड्स लिए जिसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है Cl की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमने उसके बाद OH नेगेटिव आपके एक्वस QH डाला जिसके अंदर K पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है आपके नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है ये आपका क्या होगा, ये किसके ऊपर अटैक करेगा? ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक होना होता है। और उसके बाद Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, KCl आपका एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपके दोनों Cl हटेंगे इसी टाइप से और दोनों OH लग जाएंगे। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा अगर OH लगा होता है तो वो कंपाउंड हमेशा ही आपका अनस्टेबल होता है, ये आप ध्यान रखें। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ ए कार्बन एटम कंटेनिंग मोर देन वन OH ग्रुप then the compound will be unstable towards the heat। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स थ्रू इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। वो इस रिएक्शन का क्या कहलाता है? आपका मैकेनिज्म कहलाता है। फर्दर हम देखते रिएक्शन और कितनी टाइप की हो सकती है। रिएक्शन आपकी फर्दर एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी। जैसे आपको ग्रीन कलर से हमने लिख रखा है, एक्सो का मतलब एक्स का मतलब एग्जिट, जिसके अंदर हीट निकलती हो। एंडो का मतलब EN है तो एंट्री, जिसका मतलब नेट हीट आपकी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। यहाँ पे आपको एक शब्द जरूर ध्यान रखना है, उसे कहते हैं नेट। नेट, क्योंकि वेदर द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और द एंडोथर्मिक, हमेशा हर रिएक्शन को चलाने के लिए शुरू में तो हीट देनी ही पड़ती है, लेकिन हीट जो हमने बाहर से एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, वो एनर्जी लेने के बाद निकल कितनी गई आपकी एनर्जी, ज्यादा निकली या कम, उसी के बेसिस के ऊपर हम वर्ड यूज करते हैं एक्सोथर्मिक और द एंडोथर्मिक। तो मींस द रिएक्शन इन विच नेट हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है आपका, ये हमने एनर्जी दिखाई आपके वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोग्रेस का मतलब टाइम, क्योंकि समय के साथ साथ ही तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। शुरू में समय 0 था,
शुरू में टाइम बोलो कितना होता है यहाँ पे, हम इसको टाइम कहते हैं। टाइम बोलो कितना था यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 0। जब समय 0 था तो आपके पास क्या थे, आपके पास थे सिर्फ रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट थे उनके अंदर और लास्ट में जाके कौन बनेंगे, प्रोडक्ट, लेकिन वो समय के साथ साथ। लेकिन जो रिएक्टेंट थे वो एकदम तो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकते, एक एनर्जी बैरियर होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड लेकिन विद इफेक्टिवनेस के साथ करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन उनके बीच कब होगा, जब उनके पास कुछ एनर्जी होगी, लेकिन रिएक्टेंट के पास तो सिर्फ इतनी एनर्जी है, देखो ई आर से हमने लिखा, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है अभी रिएक्टेंट के पास कि वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन उनके बीच हो सके और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो और एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी, बाहर से, हम फ्लेम के थ्रू, हीटिंग के थ्रू हम देंगे। तो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी देखो ये हमने बाहर से दी ताकि वो एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाए, एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ के हो जाए। सो दैट कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलानी है, हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो दैट कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद आपकी जो टोटल एनर्जी होगी आपके रिएक्टेंट के पास, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटीएच से जो लिखा। सो द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। शब्द ध्यान रखें, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोलते हैं आप, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट के पास है कुछ देनी पड़ी, कुछ देनी पड़ी तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में तो मींस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर, or the extra energy required which is used to convert the reactant into product called the activation energy। तो हमने वर्ड यूज किया एक्स्ट्रा, लेकिन एक्स्ट्रा की बजाय अगर आप यूज कर दें मिनिमम, कम से कम रिएक्टेंट के पास कितनी होनी चाहिए थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए थी। सो दैट इज द मिनिमम। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर और टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कह देते हैं। तो मीन्स जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई बाहर से, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो वो अब जो रिएक्टेंट है उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन होने से क्या होगा कि अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दैट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हैं कि देखो शुरू में तो एनर्जी हमें देनी ही पड़ी, लेकिन अब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो निकल गई। उसके बाद जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी निकल गई बाहर। क्यों? क्योंकि आप देखें ध्यान से, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट जो बने उनकी एनर्जी कम है, हमने कम दिखा रखी है। तो मीन्स रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी अब प्रोडक्ट की तो उससे कम हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहाँ पे गई, दैट कॉल्ड डेल्टा एच। उसे क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या है बोलो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, दैट कॉल्ड द एनर्जी रिलीज्ड और द एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई है, दैट कॉल्ड डेल्टा एच, हीट ऑफ द रिएक्शन, उसे कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड और द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब या इवोल्व होती है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हीट आपकी क्या हुई है, इवोल्व हुई है। उसके बाद अगर आप रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहें, मींस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवाना चाहें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट को भी उस एनर्जी बैरियर को कवर करना पड़ेगा, उसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। तो ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रिएक्शन चलाना चाहें तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, यहाँ पे हम बी लिख देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बी लिख दिया हमने यहाँ पे। तो मींस कंक्लूजन क्या निकला, देखो थ्रेशोल्ड है, कोई न्यूमेरिकल आ जाए छोटे मोटे यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे, तो थ्रेशोल्ड किसके इक्वल होता है, आप सिर्फ ग्राफ को देख के ये सारी बातें लिख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होती है, तभी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और क्या, जो डेल्टा एच जो है वो क्या है, डिफरेंस किसका, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हीट इवॉल्व हुई है यहाँ पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वो क्या है, आपको क्या दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। सब कुछ आपको ग्राफ के अंदर क्लियर कट दिख रहा है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक, इन विच द नेट हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जिसमें क्या हो, ये नेट शब्द को आप बिल्कुल ना भूलें, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने लिख दिया हीट इज रिलीज्ड या यहाँ पे लिख दिया हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो आपकी डेफिनेशन अधूरी हो जाएगी, वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। नेट वर्ड लिखना होता है। नेट क्यों, मैंने पहले ही बताया जैसे कि आपके पास रिएक्शन को चलाने के लिए, शुरू में हर केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए आपको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी तो देनी ही पड़ती है, स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ती है। तो देनी का मतलब एब्जॉर्ब तो करते ही है रिएक्टेंट, तभी तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। वो लेने के बाद जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, फिर प्रोडक्ट में बदलते हैं, फिर दोबारा हीट निकलती है,
तभी तो एनर्जी प्रोडक्ट की देखो फिर दोबारा से एनर्जी पहले बढ़ी थी रिएक्टेंट की बाहर से लेने के बाद, फिर वो धीरे 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 समय के साथ साथ घट गई, प्रोडक्ट बन गए। अब जो प्रोडक्ट बने उनकी एनर्जी कितनी है, वो रिएक्टेंट से ज्यादा है या रिएक्टेंट से कम, उसी के बेसिस के ऊपर ही तो हम किसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इसलिए नेट वर्ड आपको लगाना जरूरी है। आप दोबारा से देखें यहाँ पे आपके पास समय के साथ साथ शुरू में क्या थे, बोलो आपके पास रिएक्टेंट ही थे यहाँ पे, और जैसे जैसे समय बीता तो बोलो किस में कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसी टाइप से कुछ एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी चाहिए बाहर से, क्योंकि खुद जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो तो हमने लिखा ER है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, बाहर से हीट की फॉर्म में हम लेंगे, और नाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल कोलाइड इफेक्टिवली एंड दस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जो प्रोडक्ट बने अब की बार आप देखें उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से हमने ज्यादा दिखा रखी है, मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन होगी बोलो, एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट की, मींस कुछ हीट नेट हीट उन्होंने एब्जॉर्ब भी की है, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो गई। तो इसलिए तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। तो उसी टाइप से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहें तो मींस प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर वही कंक्लूजन निकल जाएंगे आपके, थ्रेशोल्ड किसके इक्वल होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, या थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन, या जो एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट हब की बार क्या है बताओ, वो ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। और डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, वो तो वही होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की अब की बार क्या होती है, ज्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान। तो ये था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डिटेल, और इसमें छोटे मोटे ऐसे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नीचे जो हमने कंक्लूजन्स लिखे हैं ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसेस और कौन कौन सी हो सकती है। जो आपकी प्रोसेस है डिफरेंट, वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकती है। कौन सी प्रोसेस हो सकती है, वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। तो प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ध्यान से देखें, जो हमने टेम्परेचर दिखा रखा है ये रेड कलर से, तो ये आपका टी क्या है बोलो, आपका कांस्टेंट है। लेकिन आपके तीन ही वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किस में चेंज आता हुआ देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। किस में चेंज आता हुआ दिख रहा है आपको इसके अंदर, डायग्राम के अंदर, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर आपका कम होता है, देखो ग्राफ आप देखिए, पी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख रखा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट जब हम करते हैं, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए किसी भी रिएक्शन के दौरान हमें क्या करना पड़ता है, हीट का एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा। हीट का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तभी आपका टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रह सकता है। अब इसको देखो, अब दूसरे तरीके से हम समझते हैं। मान लीजिए जो रिएक्शन होती है आइसोथर्मल, वो एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन, आप नीचे देखें डायग्राम में, मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, मान लीजिए वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इजिकल टू, देखो हमने नेगेटिव लिखा है। ये डेल्टा एच इजिकल टू नेगेटिव का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व्ड। अगर हीट इवॉल्व हुई है और इसी कंटेनर में अगर वो हीट रह जाती, तो आपका कंटेनर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता, क्योंकि हीट निकली है। लेकिन हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट। तो क्या हो, तो देखो हीट जो एक्सेस ऑफ हीट जो निकली है, the excess of the heat evolved during the exothermic reaction will be transferred into the surrounding, वो हमें सराउंडिंग में भेजनी पड़ेगी। देखो जैसे हमने क्यू लिख रखा है, बाहर की तरफ एरो लगाया है, कि मींस वो हीट बाहर चली जाएगी और तब तक वो बाहर निकलती रहेगी हीट, जब तक कि जो आपका सिस्टम है, जो कंटेनर है, उसका टेम्परेचर दोबारा से वही कांस्टेंट ना हो जाए। मान लीजिए पहले टेम्परेचर था जो आपके कंटेनर का, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था, तो जो भी हीट निकलेगी उससे तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर, 20 से 25 हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो हीट है वो बाहर निकलती चली जाएगी, ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो हीट का हो गया ना एक्सचेंज। तो वही हम बता रहे थे, देखो इस डायग्राम के अंदर जो हमने यहाँ पे दिखा रखा था, जो राइट साइड में ऊपर डायग्राम है, यहाँ पे हमने लिख रखा था, देखो हीट का एक्सचेंज, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे हीट का एक्सचेंज। तो हीट का एक्सचेंज क्यों हो रहा है, टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साथ वाले देखो डायग्राम में नीचे। मान लीजिए रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में देखो कन्वर्ट हो गए,
लेकिन वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडो का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उन्होंने जो हमारे ये सिस्टम था, देखो जो कंटेनर था, यहाँ से ही हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिसकी वजह से जो आपका कंटेनर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या करे, टेम्परेचर को तो मेंटेन करना है, इसलिए जो बाहर से हीट अंदर आएगी, बाहर से हीट बोलो क्या आएगी, अंदर की तरफ देनी पड़ेगी टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो कंटेनर था, मान लीजिए उसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, कुछ उसकी एनर्जी, कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लिया गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा, ताकि आपके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए टेम्परेचर नहीं तो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट हम देंगे, बाहर से हीट क्या देंगे, क्या करेंगे हम, देनी पड़ेगी टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मींस आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होना ही होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो तीन वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज। देखो जैसे आपको ग्राफ के अंदर भी दिख रहा है, आता है चेंज, इसीलिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस से कोरिलेटेड एक लॉ है, उसको कहते हैं आप बॉयल्स लॉ। तो जो बॉयल्स लॉ होता है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में, और उसने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दे, जैसे भी आपको बताया गया था, तो उस दौरान चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर आपस में कोरिलेटेड होंगी। लेकिन वो टर्म्स कैसे हैं कोरिलेटेड, वो आपस में एक दूसरे के इनवर्सली कोरिलेटेड होती हैं। तो मींस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इनवर्सली क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ के अंदर, जैसे जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, क्या डिक्रीज कर रहे हैं, देखो प्रेशर देखो डिक्रीज डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया बोलो आपका, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया बोलो, इंक्रीज। क्योंकि जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है, और देखो जैसे जैसे प्रेशर हमने डिक्रीज करके P2 कर दिया, तो P2 करते ही साथ बोलो वॉल्यूम क्या हो गया, V2, मींस वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। तो प्रेशर P1 यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर बोलो क्या है यहाँ पे, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन बोलो क्या है, P2 है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने प्रेशर P1 ज्यादा था उसको कम कर दिया, P2 तक देखो कर दिया, तो क्या हो गया, जो वॉल्यूम पहले V1 था, वॉल्यूम पहले क्या था V1, और बाद में कितना हो गया V2, तो क्या हो गया, V2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो, V1 हो गया। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। देखो वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो गया, पार्टिकल देखो कितने धीरे धीरे आपके प्रेशर कम क्रिएट करे। अब देखो दोबारा से हमने कंटेनर का वॉल्यूम देखो कम किया, कम करते पार्टिकल देखो फास्ट भाग रहे हैं, प्रेशर ज्यादा हो गया कंटेनर के अंदर। तो मीन्स जो जैसे ही वॉल्यूम देखो कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, पार्टिकल ज्यादा फास्ट कोलाइड कर रहे हैं, प्रेशर विल इंक्रीज। और जैसे ही वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो गया, फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो मीन्स अगर हम ये जो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद P को आप राइट साइड में ऊपर की तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो P इजिकल टू क्या बन गया आपका, कांस्टेंट। और जो आपके नीचे अब ग्राफ देखिए, जो आपको दिख रहा है प्रेशर वॉल्यूम कर्व है ये आपका। आपने यहाँ पे प्रेशर ले रखा है आपके वाई एक्सिस के ऊपर देखो, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने देखो यहाँ पे वॉल्यूम लिया है। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, जैसे हमने ऊपर भी दिखाया था। तो इस कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो, वर्क डन। तो कोई भी प्रोसेस है उसके दौरान कितना हो गया है वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ है, तो दैट इज द एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। जो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है उस कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है उसे आप वर्क डन भी कह देते हैं। अब देखो क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था P इजिकल टू कांस्टेंट, तो अलग अलग कंडीशंस में देखें, जब प्रेशर P1 होगा तो वॉल्यूम V1 होगा, और प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 होगा। तो लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन P और V की जो मल्टीप्लाई है, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहना है। तो इसीलिए हम P1 V1 इजिकल टू क्या लिखते हैं, P2 V2। अगर आप इसको समझना चाहें तो कुछ ऐसे, मान लीजिए प्रेशर 5 था, वॉल्यूम 2 था, तो बोलो आंसर PV कितना आ गया, 10। PV कितना आ गया बोलो, 10। लेकिन अगर हम प्रेशर 2 कर दें तो वॉल्यूम 5 हो गया देखो, और आंसर फिर भी 2 5 जा 10, पीवी की मल्टीप्लिकेशन फिर भी 10 है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम मान लीजिए 10 लीटर है, तो आपका क्या आ गया आंसर, फिर भी 10, एंड सो ऑन। अगर प्रेशर 10 कर दें तो वॉल्यूम 1 है तो पीवी कितना आ गया, फिर भी 10। तो समझाने के लिए हमने ये आपको ये करके दिखाया, मींस पी और वी, लेकिन ये जब जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो पीवी की प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी। तो इसी बेसिस के ऊपर आपसे कुछ ग्राफ पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान से देखना कुछ अलग अलग ग्राफ यहाँ पे। सबसे पहला ग्राफ आप लेफ्ट साइड में देखें, इसमें वो टीचर की मर्जी होती है, आपसे जैसे कहें आपको वैसे करना पड़ेगा। अगर आपको ये कह दें
P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करें या V वर्सेस P, मतलब एक ही होगा कि क्या पता कौन से को किस एक्सिस के ऊपर आपको लेने के लिए कह दें। जैसे पहले हमने राइट साइड में ऊपर टॉप में देखे, हमने प्रेशर को ले रखा था Y एक्सिस के ऊपर और वॉल्यूम को ले रखा था X एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके नीचे वाले जो येलो कलर से हमने डायग्राम दिखा रखा है उसमें आप देखें वॉल्यूम को हमने, देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने बोलो कैसे ले रखा है, वॉल्यूम को हमने ले रखा है यहाँ पे Y एक्सिस के ऊपर। तो हमने क्या देखो, जैसे जैसे आपका देखो ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज कब होता है, जैसे जैसे बोलो क्या इंक्रीज होता है आपका प्रेशर। तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बोलो, देखो ये हो गया डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, देखो फिर डिक्रीज हो गया। ये कब हो रहा है डिक्रीज, जैसे जैसे आपने प्रेशर क्या किया इंक्रीज, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रेशर हम इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, देखो आपने पहले 1 kg का वेट रखा, उसके बाद हमने देखो 2 kg का वेट रखा, फिर 3 kg का वेट रखा, फिर 4 kg का, फिर 5 kg का। जैसे वेट कर रहे हैं मीन्स हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से आपका ये कर्व आ जाता है। उसके बाद सेकंड, ये तो फर्स्ट आपका आंसर आ गया कि ड्राई ग्राफ इन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये आ गया। कई बार ये आ जाता है ड्राई या प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन पीवी वर्सेस पी। देखो आप इसमें ध्यान से देखें कि जैसे जैसे आपने वेट ऊपर से रखा 1 kg 2 kg, देखो 5 kg आपने रखा, तो देखो दोबारा से आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखो हमने 1 kg रखा तो ये पॉइंट आ गया, फिर 2 kg रखा, देखो फिर 3 kg रखा, फिर हमने 4 kg रखा। देखो प्रेशर हम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पी और वी की जो प्रोडक्ट है वो सेम रही। देखो प्रेशर और वॉल्यूम की जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो क्या रही, सेम। तो मीन्स एक लाइन आती है पैरेलल टू द पी एक्सिस, हमें क्या मिलती है, ए लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो ऐसे ही पीवी वर्सेस वी भी कह सकते थे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये पी ही लेते। अगर हम पी की बजाय यहाँ पे अगर वी ले लें, बोलो क्या ले लें यहाँ पे, अगर हम ये कह दें कि वी लो, फिर भी ग्राफ प्लॉट करो, तो भी एक ही बात होगी, क्योंकि V में चेंज आएगा लेकिन P और V के अंदर चेंज नहीं आएगा। PV जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने ऊपर देखा भी था, देखो PV10 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 हमने समझाने के लिए आपको ऊपर बताया भी था। अब एक लास्ट ग्राफ आपसे कई बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ड्राई ग्राफ इन बिटवीन द प्रेशर एंड 1/V। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऊपर भी देख पाएंगे यहाँ पे, अब बड़े ध्यान से देखें कि जैसे V बढ़ता है, V बढ़ेगा तो 1/V क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए वॉल्यूम 10 था तो 1/V कितना था, 0.1। वॉल्यूम हमने देखो कम कर दिया 0.5, तो वॉल्यूम कम, तो ये देखो इंक्रीज हो गया 0.1 से 0.2 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपका, ध्यान से देखिए हमने प्रेशर बढ़ाया, बोलो क्या बढ़ा दिया, दोबारा से देखेंगे आप इसके अंदर ग्राफ के अंदर ही दोबारा से देखो, जब आपके पास 1 kg प्रेशर है, देखो हम दोबारा दिखा रहे हैं 1 kg प्रेशर है, तो क्या हुआ, जब प्रेशर कम था तो प्रेशर कम तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा तो 1/V कम होगा, तो देखो ये एंड सोन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे P कम होता है, बोलो P क्या होता है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, इफ P इज लेस, P क्या है बोलो, लेस है। P लेस है तो V क्या होगा, V होगा मोर। अगर V मोर है तो 1/V क्या होगा, 1/V हो जाएगा लेस। कहने का मतलब क्या हुआ, रिलेशन देखे प्रेशर और 1/V में, मीन्स प्रेशर कम है तो 1/V भी क्या है बोलो आपका लेस। तो वही हमने दिखा रखा है इस ग्राफ के अंदर। देखो प्रेशर आपका शुरू में देखो क्या है, कम है, देखो ये प्रेशर कम तो 1/V भी कम है। उसके बाद देखो एंड सोन, प्रेशर बढ़ा 1/V बढ़ा, प्रेशर बढ़ा 1/V बढ़ा, एंड सोन। तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्या आ जाती है बोलो, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। आपने ये शो कर रखी है। तो ये था आपका बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर अब हम देखेंगे कुछ आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस। जैसे आपके क्वेश्चन ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम एट हाई एल्टीट्यूड्स। जब हाई ऊंचाई के ऊपर जब जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जब जाते हैं, तो वो क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। या इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई माउंटेनियर्स फील्स अनकॉन्शियसनेस, फील्स अनइजीनेस एट द हाई एल्टीट्यूड्स। ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो उनको क्यों अनइजीनेस दिखती है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो इन बंदों को, देखो कैसे ये परेशान है वहां पे पहाड़ों के ऊपर जाके, और बार बार देखो इसको मास्क लगाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर इसने अपनी बैक के ऊपर लगा रखा है, तो इसको बार बार ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों 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 उनको अनइजीनेस होती है, तो उसका हम जवाब देंगे अपने बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर। हम बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर ये जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर। और ये भी जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल टू है। तो डी इज इक्वल टू एम बाय वी। तो मीन जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि द सेम अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस विल ऑक्यूपाई द मोर वॉल्यूम।
मोर वॉल्यूम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, वही गैस ज्यादा एरिया में फैल जाएगी। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो गैसेस के ऑक्सीजन के जो पार्टिकल हैं, जो पहले मान लीजिए कम स्पेस के अंदर थे, वो दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। उससे क्या होगा, जब हम सांस लेंगे, ऐसे मान लीजिए, देखो आप सांस लेके देखिए लंबा, ऐसे ऐसे करके अगर जब आप सांस लेते हैं, तो उस सांस के अंदर अगर आप सी लेवल के ऊपर सांस ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो एक उसको बोलते हैं वन गैलोप। ऐसे एक सांस लेना, एक सांस लेने में ज्यादा ऑक्सीजन के मोलिक्यूल हमारे पास अंदर चले गए। लेकिन जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ऊपर, तो वहां पे क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए द सेम amount of atmospheric gases like oxygen molecule will occupy more volume, वो दूर दूर हो गए हैं। और जब हम सांस लेंगे पहाड़ों के ऊपर जाके ऐसे, तो एक इसको बोलते हैं वन गैलोप के अंदर, हमारे एक गैलोप के अंदर कम ऑक्सीजन के मोलिक्यूल हमारी बॉडी में जाएंगे, और ऑक्सीजन हमें कम मिल पाई, और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमें क्या होगी, अनइजीनेस आ जाएगी। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने ही पड़ते हैं। तो क्या हुआ, एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस, so the same amount of atmospheric gas will occupy more volume as compared to at the ground level, so the density will decrease। क्योंकि जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, देखो पहाड़ों के ऊपर क्या हुआ, देखो प्रेशर कम तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा। तो अब इधर देखो, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी लेस। तो मीन्स प्रेशर पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, बोलो, आपका होता है लेस। तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे मोर। अगर वॉल्यूम वी मोर, अगर वी हो गया मोर, तो वी हो गया मोर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेस। तो डेंसिटी हो गई कम, डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी का कम होने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है वहां पे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो जब हम सांस लेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें कम ऑक्सीजन मिल पाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो सी लेवल के ऊपर एक जो बंदा खड़ा है, उसके इन्वायरमेंट में, उसके सराउंडिंग में देखो कितने ज्यादा हमने डॉट डॉट, आपकी ब्लू डॉट्स दिखा रखी, मीन्स ये ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है जो बहुत ज्यादा है इसके सराउंडिंग में। लेकिन हाई एटीट्यूड के ऊपर गए तो वहां पे देखें, जो डॉट डॉट हमने ब्लू कलर की दिखा रखी है, उनकी कंसंट्रेशन कम है उसी एरिया के अंदर, उतनी ही जगह के अंदर। तो मीन्स जब ये जो बंदा है जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर खड़ा है, अगर ये जब सांस लेगा ऐसे सिंगल गैलोप के अंदर, तो उसके अंदर कम ऑक्सीजन के मोलिक्यूल उसकी बॉडी में जा पाएंगे, और इसलिए वो इट विल फील अनइजीनेस, और उसको दिक्कत आएगी। इसलिए इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने ही पड़ते हैं, ताकि समय समय पे जब उसको दिक्कत आए तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू ले पाए। तो hence the less oxygen is available for the breathing in one gallop at the higher mountains। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है देयर अकर्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो, तो आप उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। आप उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं, बोलो, ये आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, मीन जिसके अंदर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट करें हम, which takes place at the constant heat, which takes place at the constant heat, डेल्टा क्यू का मतलब which takes place at the constant heat। तो आप ऐसी प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, जिसके दौरान आप देखें ध्यान से इस डायग्राम के अंदर, देखो आपके इधर देखो टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर में आप बड़े ध्यान से देखो, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम को देखो, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। प्रेशर में देखे ऊपर देखो, प्रेशर की नीडल के अंदर प्रेशर में चेंज आ रहा है। मींस एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो थ्री फैक्टर्स होते हैं, ऑल द थ्री फैक्टर गेट चेंज। आपके तीनों के तीनों फैक्टर चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, वॉल्यूम में भी चेंज आता है, प्रेशर में भी चेंज आता है। क्योंकि इसके दौरान कोई भी हमें एक्सचेंज नहीं करना होता हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, देखो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो ऊपर ये रेड कलर की, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। देखो ये ऊपर कंटेनर का, देखो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, बोलो, डिक्रीज हो जाता है। तो ये कोरिलेटेड थ्री आपके वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। लेकिन डेफिनेशन क्या बनी है डियाबेटिक प्रोसेस की, इन विच देयर अकर्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, तो फिर क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस तो आपकी दो टाइप की होती है, या तो एक्सो या एंडो, जो कंटेनर के अंदर चल रही होगी। तो अब देखें, मान लीजिए आपके पास ये इंसुलेटेड वेसल होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस कब चलती है, जैसे घर में थर्मस फ्लास्क होता है, आपने थर्मस फ्लास्क के अंदर गर्म पानी डाला, वो गर्म ही रहेगा, ठंडा डाला तो ठंडा ही रहेगा, बिकॉज देयर अकर्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो इसलिए आपके कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर अब हम देखें कि मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस चलाई यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि
मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन चली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और मान लीजिए एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो देखो हीट देखो बाहर जा नहीं सकती, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो क्या होगा? जो भी एनर्जी रिलीज हुई है कंटेनर के अंदर वो अंदर की अंदर ही रह गई, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक कंडीशन में हो रही है, इफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम का। नेक्स्ट देखो, हमने दूसरी कंडीशन ली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो क्या हुआ? आपकी जो सिस्टम थी उसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को रिएक्टेंट ने यूज कर लिया था फॉर द कन्वर्जन, फॉर देयर कन्वर्जन इनटू द प्रोडक्ट्स। तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर डाउन हो गया था। टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब बाहर से तो और एनर्जी आ नहीं सकती क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो मींस इफ द आपकी that particular reaction, that is the endothermic reaction, takes place under the adiabatic process, then temperature will decrease. तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आ गई है। इफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो ये पॉइंट आपका कौन सा था? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर द adiabatic condition, then the temperature will increase. If the endothermic reaction takes place under the adiabatic condition, then the temperature will decrease. क्योंकि देयर अकर्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक कौन सी प्रोसेस होती है? आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर। जैसे आपने पीछे पढ़ा था आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर था। थर्म का मतलब क्या था? टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था वहां पे। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो दैट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। So the process in which the pressure of the system remain constant, डेल्टा पी जीरो है, तो आप उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो क्या कहेंगे बोलो उसे? ये आइसोबारिक। यहाँ पे बी आर लिख देंगे आप, बी ए। तो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगी आपकी। जैसे आप इसमें देखें बड़े ध्यान से डायग्राम के अंदर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है। आप यहाँ पे जो मैनोमीटर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द गैस प्रेशर, और जो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम आता है। तो ये डिफरेंस होता है बैरोमीटर और मैनोमीटर में। इफ ए इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द गैस प्रेशर, जैसे हम गैस का प्रेशर ही मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द मैनोमीटर। तो ये यहाँ पे मैनोमीटर कहलाएगा। और ये जो मैनोमीटर है यहाँ पे, ये क्या काम कर रहा है? ये प्रेशर को मेजर करने के काम आ रहा है। आप ध्यान से देखें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्या आपके कोई चेंज आ रहा है? देयर अकर्स नो चेंज। आपके प्रेशर देखो जितना ही रेड निडल से दिखा रखा है वो सेम है, मींस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो थ्री वेरिएबल होते हैं, पी, वी और टी। तो किस में आया चेंज? देखो दो हैं आपके, एक तो ये आपका टेम्परेचर एक्सिस ले रखा है एक्स के अलोंग, और ये वॉल्यूम ले रखा हमने वाई एक्सिस के अलोंग। तो उसमें क्या हुआ? तो जैसे जैसे आपका देखो ध्यान से देखो, ये रेड कलर से देखो हमने यहाँ पे शो कर रखा है, जैसे जैसे देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो इसके अंदर ये आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रेशर क्या रखना पड़ा हमें? कांस्टेंट। सो द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द आइसोबारिक प्रोसेस। उसे आप क्या कहते हैं? आइसोबारिक। आप ग्राफ के अंदर भी देखें, देखो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब दोबारा से देखना, ब्लू डॉट देखो ऊपर जाती जा रही है, मींस ऊपर जाने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम टी इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज। ऐसे हमने ये ग्राफ दिखा रखा है डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स। मान लीजिए 1 बार प्रेशर के ऊपर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये लाइन आएगी पहले वाली, विच इज प्रेजेंट नियर टू द वी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस के नजदीक। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे, क्या इंक्रीज करते चले जाएंगे? प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कम होने का मतलब ग्राफ आपके नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका जो स्लोप है टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देखो ये टू बार प्रेशर के ऊपर ये ग्राफ आएगा, 4 बार प्रेशर के ऊपर ये आएगा, 10 बार के ऊपर ये आएगा। तो कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट ऐसे कर्व दे दें और कह दें कि ये आइसोबारिक प्रोसेस वाला आपका ग्राफ है। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबारिक प्रोसेस वाला आपका ग्राफ है। और ये कौन सा 1 बार के ऊपर कर्व है, कौन सा 2 बार के ऊपर है, कौन सा 4 बार के ऊपर, कौन सा 10 बार के ऊपर, एंड सो ऑन, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप इसको समझ के याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे यही चीज आप बड़े ध्यान से नोट कर डाउन करते रहे। देखो टेम्परेचर में दिखा रखा है, देखो ये टेम्परेचर देखेंगे आप यहाँ पे, देखो हमने क्या शो किया। जैसे जैसे ये टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो रहा है, देखो ये टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। देखो पिस्टन आपका ऊपर जाता जा रहा है। देखो हम दोबारा से दिखा रहे हैं, पिस्टन देखो आपका नीचे है, और जैसे जैसे हम बाहर से हीट दे रहे हैं तो उससे क्या हुआ? देखो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर देखो, रेड रेड जोन दिख रहा है ना, ये इंक्रीज होता हुआ।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाएं अपनी रीडिंग, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर देखो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे साइड में देखिए वॉल्यूम भी देखो इंक्रीज हो रहा है। साइड में रीडिंग जैसे हमारी आती जा रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। तो देखो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो गया आपका वॉल्यूम। तो अब होगा क्या, देखो जो ये रिएक्शन हम कर रहे हैं ये एक क्लोज्ड वेसल के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ताकि ये पिस्टन आपका ऊपर जा सके। अब हम वही दो कंडीशन लेंगे कि मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, वी वॉल्यूम हमने क्या रखा, देखो कौन आपका क्या रखना है, वी। वी के अंदर तो कोई ना कोई वॉल्यूम था पहले जो हमने ये दिखा रखा है। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मान लीजिए क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स। वन रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट दो हो गए। प्रोडक्ट अगर दो हो गए तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, आइसोबारिक प्रोसेस चलानी है, हमें प्रेशर को कांस्टेंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर करना पड़ेगा टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट। तो मींस इफ द नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस ड्यूरिंग ए रिएक्शन देन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज्ड। वो इंक्रीज ही होगा टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। अब दूसरे केस में देखें, मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट एक बन गया, तो मींस नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन हमें प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से पिस्टन को नीचे करना पड़ेगा टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट। तो ये था हमारे आइसोबारिक प्रोसेस। और इससे रिलेटेड हमारा एक लॉ आता है, उसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं आप उसे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो थ्री वेरिएबल में से कौन बच गए, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एट द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये कर्व हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो कर्व आएगी वो स्ट्रेट लाइन आपकी स्टेप से आ जाती है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा कोई, तो T को नीचे ले आए, V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अब आपके मेन है यहाँ पे ग्राफ, देखो ग्राफ किस टाइप से आता है। ग्राफ यहाँ पे आ जाता है कि प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें, लेकिन कह देते टेम्परेचर, टेक द टेम्परेचर इन केल्विन और द टेक द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो सबसे हम आपको पहले बताते हैं केल्विन के अंदर हो तो क्या होगा। देखो केल्विन के अंदर लेंगे तो एक डेफिनेशन आती है, उसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। जैसे हमने एब्सोल्यूट जीरो लिखा, जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, the hypothetical temperature at which the volume occupied by the ideal gases is assumed to be zero। जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है गैसेस के द्वारा वो क्या पाया गया है कि वो कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो, उसको जीरो माना गया है। तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो इसलिए जो है आपका ग्राफ आप देखें जीरो से हमने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे वॉल्यूम बोलो कितना है, यहाँ पे जीरो है, टेम्परेचर बोलो कितना है, जीरो केल्विन है। जीरो केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है वो भी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। तो द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, जैसे जैसे आपने देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वैसे वैसे देखो वॉल्यूम बढ़ गया। देखो आपका क्या बढ़ गया बोलो, वॉल्यूम देखो बढ़ गया, फिर वॉल्यूम बढ़ गया, देखो फिर वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ध्यान जरूर रखना है। द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कब, जब हम V और T के बीच करें और T को केल्विन में ले, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले तो क्या होगा। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पे जीरो है, लेकिन ये जीरो जीरो क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका क्या रिलेशन होता है केल्विन और उसके अंदर, आपका ये होता है कि जो 0 केल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 कहाँ पे आएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे कहीं पीछे आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ये पीछे की तरफ। तो मीन्स ये जो पीछे की तरफ कर्व गया वहां पे एक्स्ट्रापोलेशन जब हम करेंगे तो ये जो एक्सिस था एक्स और वाई, यहाँ पे तो देखो वी वाली जो लाइन है, देखो यहाँ पे जो मैंने रेड दिखाया, यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। क्योंकि जब वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो है तो वो कब है, वो जीरो कब होगा, वॉल्यूम -273 पे। -273 कहाँ पे है, इसके बैक साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर। देखो यहाँ पे जाके ये इधर, यहाँ पे -273, तो वहां पे जाके वॉल्यूम क्या है बोलो आपका जीरो है। सो दैट इज द
डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व। और ये कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है सिंपल, क्योंकि अपने जो इंटरसेक्शन पॉइंट को 0 ही मानते हैं, तो -273 उसके लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जो चार्ल्स लॉ है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। वो पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ध्यान दें आप, मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे वाले इसके अंदर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम कितना होगा इंक्रीज, तो उस बात को घुमा फिरा के क्या कहा गया, क्या गिवन फैक्ट था कि जैसे ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बोलो क्या इंक्रीज होता है आपका वॉल्यूम, तो कितना होगा इंक्रीज। तो वही कहा गया कि देखो आप पहली इक्वेशन को देखें फिर हम रीड करेंगे। मान लीजिए पहले वॉल्यूम था V0, 0 केल्विन के ऊपर मान लीजिए कितना था V0। जैसे ही हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कितना था, V0 था, फिर हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बढ़ जाएगा, जो पहले वॉल्यूम था प्लस में कर देंगे आप, प्लस V0 को किससे मल्टीप्लाइड बाय 1/273। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ये तो मैंने बताया प्लस साइन, प्लस के नीचे मैंने माइनस भी लिखा है, लेकिन प्लस कब होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसलिए प्लस आएगा। टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो माइनस आ जाएगा। लेकिन हमने दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, जो पहले वॉल्यूम था उसका 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। तो V0 मल्टीप्लाइड बाय 1/273। अगर 2 डिग्री बढ़ा दें, तो V0 मल्टीप्लाइड बाय 2/273 से बढ़ जाएगा। अगर T डिग्री बढ़ा दें, तो T से आ जाएगा। तो 1 लिखा आपने, 2 लिखा आपने, T लिख दिया, क्या पता कितना हमें बढ़ाना पड़ जाए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। V0 को आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस माइनस टी डिवाइडेड बाय 273। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर 273 प्लस माइनस टी है उसको इक्वल टू हम कैपिटल टी लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके फैक्टर हैं V0 273, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। और इसी को हमने चार्ल्स लॉ कहा था पीछे, जो हमने पढ़ा था, कब, जब प्रेशर क्या हो आपका कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस वक्त जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने प्रूव किया, किस बेस के ऊपर, किस बात को मानते हुए, जो हमने शुरू में लिखा था। तो शुरू वाली बात की हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, क्या था बोलो, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, the volume of the given mass of the gas changes, means increase or the decrease by 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम है, उससे ये इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, किससे, बाय 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मीन्स V0 से, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो वो चार्ल्स लॉ की क्या बन जाती है, बोलो आपकी डेफिनेशन बन जाती है। अब आगे फर्दर वही बेसिक फैक्ट है जो हमने पीछे लिख दिए थे, कि फाइनली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, के जो बैलून है उसके अंदर अगर हॉट एयर डाल दी जाए, तो वो एकदम हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। व्हाई द हॉट एयर बैलून राइजेस अप इन द एयर, राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर, ऐसा क्यों। आप डायग्राम में देखें, देखो ये जो हमने रेड कलर से दिखा रखा है, देखो ये जैसे ही देखो टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा, देखो यहाँ से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो देखो जो बैलून है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि गर्म हो गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, और वो चीज हल्की हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या होती है, बोलो वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ गया, हम देखो इधर लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होती है, बोलो मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर मोर हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर आप क्या कर देंगे, बोलो मोर, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बोलो मोर, वो भी बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम मोर हो जाएगा, देखो वॉल्यूम अगर मोर हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी लेस। डेंसिटी कम है तो वो हल्की हो गई, और वो राइजेस अप इन द एयर, तो ऊपर चली जाएगी। तो मींस हॉट एयर हैज लो डेंसिटी, जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द कूलर एयर। सो द हॉट एयर बैलून राइजेस अप बाय डिस्प्लेसिंग द कूल एयर। कूल एयर को हटाते हुए हॉट एयर बैलून ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब हम लास्ट हमारी प्रोसेस देखते हैं, उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, कोर का मतलब वॉल्यूम। एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब ध्यान से देखिए, देखो इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है।
लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर, देखो ये हमने इधर टेम्परेचर दिखा रखा है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से देखना, अब देखो ऊपर जाएगा, देखो टेम्परेचर, ध्यान से देखते रहना आप। देखो जैसे ही अब टेम्परेचर देखो राइज हो रहा है, तो प्रेशर के उसमें देखो प्रेशर भी देखो ये राइज हो गया था यहाँ पे, तो मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाता है। तो उसको कहते हैं, आपकी कौन सी प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, हम वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं कर रहे। वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहे तो कौन से दो वेरिएबल हैं जिनके अंदर आता रहेगा चेंज, वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मीन्स अब हम कंटेनर देखते हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर हमने वॉल्यूम देखो वी कांस्टेंट कर दिया, और कोई रिएक्शन हमने ले ली। देखो आप ध्यान से देखते जाना यहाँ पे, इसमें हमने क्या दिखा रखा है, देखो पहले क्या था, देखो पहले जो हमने दिखा रखा है यहाँ पे आपका, पहले हमने क्या दिखा रखा है, देखो ये आपके कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पे आपके कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स देखो मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, आपके मूव कर रहे हैं। मूव करने से क्या हुआ यहाँ पे, पहले प्रेशर मान लीजिए कम था, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम था तो प्रेशर भी क्या था बोलो, कम था यहाँ पे। लेकिन बाद में देखो हमने ये इंक्रीज कर दिया, देखो आफ्टर देखो हमने इंक्रीज कर दिया, नीचे से फ्लेम भी लगा दी, गर्म कर दिया, तो गर्म करने से क्या हुआ बोलो, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ गया। देखो ये नीडल प्रेशर की है, यहाँ पे देखो नीडल ऊपर की तरफ आ गई, यहाँ पे नीडल नीचे थी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लेस था बोलो। तो ये पहले वाली जो कंडीशन थी हमारी, इस पहले वाली कंडीशन में बोलो क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है लेस, टेम्परेचर लेस है तो प्रेशर भी बोलो क्या है, यहाँ पे प्रेशर भी है लेस। तो लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बाद में टेम्परेचर हमने मोर कर दिया, टेम्परेचर देखो इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या है, प्रेशर इज मोर, प्रेशर भी बढ़ गया आपका, प्रेशर भी बोलो क्या हो गया आपका, इंक्रीज। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर लेस तो प्रेशर इज लेस, टेम्परेचर इज मोर, प्रेशर इज मोर। लेकिन जो रेशो है इन दोनों की, टेम्परेचर यानी P बाई टी की, वो कांस्टेंट रही। वो क्या रही कांस्टेंट, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें इधर अपना, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गए दो, प्रोडक्ट क्या हो गए दो, तो मीन्स वॉल्यूम को तो हम चेंज कर नहीं सकते अब, तो क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ मोल मोर विल बी द प्रेशर। आपके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ज्यादा मोल्स है तो ज्यादा कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो मीन्स कोई ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप उसको रिएक्शन को चलाएं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, टू मेंटेन द प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। अब दूसरा केस लेते हैं, देखो दो रिएक्टेंट थे, मान लीजिए प्रोडक्ट एक बन गया, एक मोल बन गया प्रोडक्ट का, दो से एक हो गए, कम हो गए नंबर ऑफ मोल्स। इफ द नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाए बोलो आपके, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन किस लिए कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो हमें चेंज करना नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वोल आपका जो प्रेशर है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी चल रही है, उस रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं या नंबर ऑफ मोल्स घट गए हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, जैसे हमने पहले केस में बताया, वन रिएक्टेंट के दो आपके प्रोडक्ट बन गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर दो रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट के बन जाए तो आपके नंबर ऑफ मोल्स घट गए तो प्रेशर आपका घट जाएगा। तो आप इस ग्राफ के अंदर भी देखो देख पा रहे हैं, देखो प्रेशर और टी के बीच, तो जैसे जैसे ही आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल का मतलब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही प्रेशर बढ़ा वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, या वाइस वर्सा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही प्रेशर बढ़ता है। तो मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के बोलो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मीन जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब दोनों तरीके से इस चीज को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड लॉ। तो जो अभी हमने पढ़ा आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके ऊपर जो डिपेंड है वो लॉ कौन सा आ गया, मंटन्स लॉ। मीन्स जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो एक वेरिएबल कांस्टेंट कर दिया, तो जो दो वेरिएबल है प्रेशर और टेम्परेचर, वो एक दूसरे के क्या होंगे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट लिख देंगे हम, तो P बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो अंडर दीज डिफरेंट कंडीशन P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 आ जाता है। अब आप उसी टाइप से देखेंगे, P
1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 का मतलब है P और T की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। वो क्या रहेगी बोलो? कांस्टेंट। मींस पहले जो आपके, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था अभी आपको कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर आपका कम है, प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है बोलो? लेस है, जो भी है, तो टेम्परेचर भी बोलो आपका लेस है। मीन्स P/T की जो रेशियो है, देखो ये P/T की रेशियो मान लीजिए K है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे केस के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है, P इज मोर, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे मोर है, ज्यादा है। लेकिन जो ये रेशियो है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो टेम्परेचर कितना है? ये T2 है यहाँ पे। तो जो रेशियो होगी P1/T1 की और P2/T2 की, वो तो सेम ही रहनी है। वो क्या रहनी है बोलो? आपकी बिल्कुल सेम रहनी है। तो इसी को मोमेंटम्स लॉ कहते हैं। यही हमारा ग्राफ है जो हमने अभी आपको बताया था। आप इस ग्राफ के अंदर भी देखो देख पाएंगे यहाँ पे कि किस टाइप से जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आपकी जो कर्व है, किस टाइप से आपकी क्या होगी बोलो? इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आपका प्रेशर देखो बढ़ रहा है, वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या वाइस वर्सा आप इसको कह सकते हैं। तो ये था आपका मोमेंटम्स लॉ। इसके बाद एक लॉ आ जाता है जिसे एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो आप इसमें देखें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस। जैसे ये आपको यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, वो हवा भर रहा है आपके टायर के अंदर, तो वो कोई भी गैस हो जो इसको इसके अंदर फिलअप करेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उसके इक्वल ही जाएंगे। मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा टायर का उसके अंदर हवा भरने के बाद, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो आप नाइट्रोजन गैस डालें, चाहे इसमें ऑक्सीजन गैस डालें, चाहे इसमें CO2 गैस डालें, वट एवर में बी द नेचर ऑफ द गैस जो इसके अंदर आप भरना चाहते हैं स्पेसिफिकली करके, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम। टायर का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है। तो मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो मींस V इज V क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कर्व के अंदर आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक साइड में हमने वॉल्यूम लिया है, दूसरी साइड में हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। यहाँ पे देखो सब्सटेंस लिया, कब? जब आपने क्या कांस्टेंट कर दिया? आप ध्यान से देखें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका, तो उस वक्त आपका ये ग्राफ आ जाता है, ये एवोगैड्रोस लॉ के लिए। उसके बाद V प्रोपोर्शनल टू N है, तो PT कांस्टेंट है। आप कंटेनर देखें, एक कंटेनर है जिसके अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मान लीजिए N है। आप नाइट्रोजन गैस के ले लें, उसके भी N ही होंगे। अगर आप ओजोन के ले लें तो उसके भी N ही होंगे। मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन इससे कोरिलेटेड एक लॉ आया था जो एवोगैड्रोस लॉ से पहले आया था, इसीलिए तो एवोगैड्रोस लॉ बाद में आया उस कमी को दूर करने के लिए। तो पहले कौन सा लॉ था जो फेल हो गया था? वो लॉ था आपका बर्जीलियस लॉ। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो एवोगैड्रोस लॉ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैसेस, लेकिन वो नेक्स्ट इससे पहले जो लॉ आया था उसका नाम था बर्जीलियस लॉ। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय इसने कह दिया इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन एटम सेम नहीं हो सकते, देखो कैसे? V प्रोपोर्शनल टू जो N है, जैसे आपके मान लीजिए ये हमने O2 लिया था, यहाँ पे इसके अंदर कितने आपके एटम्स हैं? इसके अंदर तो 2 ही हैं। तो ये जो N तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये जो साथ में हमने रेड कलर से N डैश लिख दिया, यहाँ पे N डैश की वैल्यू O2 के लिए 2 होगी, क्योंकि एटोमिसिटी कहते हैं उसे। एटोमिसिटी वर्ड आ जाता है। एटोमिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो O2 की एटोमिसिटी 2 है, क्योंकि O2 में 2 है। नाइट्रोजन की एटोमिसिटी N2 की 2 है। ओजोन के अंदर एटोमिसिटी 3 है, क्योंकि ओजोन के 3 एटम्स होते हैं। सो द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड देयर एटोमिसिटी, वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। तो ये N डैश एटोमिसिटी है, यहाँ पे N डैश क्या बोलो? एटोमिसिटी है। तो जैसे अब एन, अगर बर्जीलियस लॉ को लेके चलें तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया? N डैश की वैल्यू 2 है तो 2N आ गया। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे भी देखो। तो इन्होंने जो बात बताई थी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये बात एप्लीकेबल तभी होती है, सिर्फ उन्हीं गैसेस के लिए होती है जिनकी एटोमिसिटी सेम हो। देखो O2 की एटोमिसिटी 2 थी, N2 की भी 2 है, इसलिए आंसर सेम आ गया। सेम नंबर ऑफ एटम है। ऑक्सीजन के एटम कितने? 2N। नाइट्रोजन के भी कितने? 2N। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लें देखो ओजोन को,
तो ओजोन की एटोमिसिटी 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा। तो क्या अगर हम वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर देखो तीनों कंटेनर का हमने सेम लिया है, यहाँ पे भी वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर देखो हमने सेम कर दिया, तो क्या उस वक्त नंबर ऑफ एटम सेम है सभी के अंदर? नो, O2 और N2 के तो सेम है, लेकिन O3 के सेम नहीं है। लेकिन बर्जीलियस ने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसका जो लॉ था ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होता है जब उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी एटोमिसिटी सेम हो। तो सो दैट्स द फेल्योर ऑफ द बर्जीलियस लॉ। इसी फेल्योर को दूर करने के लिए ही एवोगैड्रोस लॉ आया था। तभी उसने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं, इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वो चाहे O2 हो, N2 हो, चाहे ओजोन हो, वो आपके इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपके N ही रहे थे, आपने देखा था। ये था आपका एवोगैड्रोस लॉ। अब जो 3 लॉ आपने पीछे पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, उनको आप यूज करते हुए एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो काफी जगह यूज की जा सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, प्यूरिफिकेशन टेक्निक एंड सोन के अब तक कहां पर आप उसको यूज कर लें। इसीलिए हम आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले मैंने आपको डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बताया और उससे रिलेटेड डिफरेंट लॉज क्या हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है विच एक्सप्लेन द इफेक्ट विच गिव्स ए रिलेशन इन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आप ऐसा कह सकते हैं, या द इक्वेशन विच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द सेम टाइम, दैट कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। और वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? वो जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन एंड इट इज गिवन बाय PV इज इक्वल टू nRT, और वो जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी? PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हमें डिराइव करना है और इसके डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म भी होंगे जो हम डिराइव करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, हम हेल्प लेंगे आपके कुछ लॉज की, जैसे बॉयल्स लॉ। उसने क्या कहा था बॉयल्स लॉ के दौरान? जैसे आप याद भी ऐसे करते हो, बॉयल बॉयल जैसे उबलता है, मतलब टेम्परेचर से कोरिलेटेड है, वैसे ये उस सिर्फ याद रखने के तरीके से मैंने आपको ऐसे बोल के बताया है। तो मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के अंदर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर, वॉल्यूम दो वेरिएबल रह गए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। चार्ल्स लॉ के अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट था, तो V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपने अभी पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ में V प्रोपोर्शनल टू N था, व्हेन प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तीनों इक्वेशन को अगर हम मिक्सअप कर दे तो क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? देखो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के वो हमने ऊपर लिख दिया, प्रेशर के इनवर्सली तो वो नीचे लिख दिया। उसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और हमने क्या किया, P को ऊपर ले गया, PV बन गया, NT को नीचे ले आए तो इक्वल टू आगे कांस्टेंट रह गया, जिसे R, जिसे आप गैस कांस्टेंट कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद PV इज इक्वल टू, बोलो क्या बन गया आपका? nRT, ये आपका फार्मूला बन गया। तो इस टाइप से आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हो जाती है। लेकिन इसी बात को ध्यान रखते हुए अब हम कुछ इसकी डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म बनाएंगे, जैसे PV बाय NT इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लिखा था, अगर n नंबर ऑफ मोल्स अगर हम 1 रख दें तो उस वक्त PV बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो टू डिफरेंट कंडीशंस आप कुछ और लिख पाएंगे। ऐसे ही आगे PV इज इक्वल टू nRT जो आपने लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं? n क्या है? n है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और जो n नंबर ऑफ मोल्स है उनका फार्मूला क्या होता है? n जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका फार्मूला क्या होता है? n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मींस गिवन मास इन ग्राम, W बाय m का मतलब W क्या है? गिवन मास इन ग्राम। मान लीजिए ऑक्सीजन है 5 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, कितनी है? दैट इज कॉल्ड गिवन मास इन ग्राम, डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। जैसे O2 का मोलिकुलर मास 32 होता है, तो दैट इज द मोलिकुलर मास। तो P इजिकल टू W बाई एम RT, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो M है M को तो RT के नीचे ले जाएंगे इधर, और W के डिवाइडेड में देखो ये V को ले आएंगे। W है ये मास, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? ये V यहाँ से देखो हट गया, यहाँ से ये V हट गया यहाँ से, ऐसे। तो क्या बन गया? V आ गया नीचे, तो W बाई V मीन्स मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो D इजिकल टू RT बाय M, तो P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। अंडर डिफरेंट कंडीशंस भी इसको देखेंगे। अब हम इधर देखते हैं, तो जो अभी हमने बताया था PV बाई एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स अगर हम पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स 1 पुट कर दें यहाँ पे, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो जाए यहाँ पे 1 मोल, तो उस वक्त PV बाई टी कॉन्स्टेंट होगा। तो कैसे क्या लिख सकते हैं? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, that is also another modified form of the ideal gas equation. सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट, इधर हम कांस्टेंट टेम्परेचर को कर दें, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट देखो V तो डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया था, वो तो लिखने की अब यहाँ पे आवश्यकता नहीं।
और मोलिकुलर मास तो देखो कांस्टेंट रहेगा ही, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। तो उस वक्त प्रेशर और डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन रह जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। तो उस वक्त क्या हो जाएगा बोलो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो, डेंसिटी। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो P बाय डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन P1 बाय D1 इज इक्वल टू P2 बाय D2। तो इस टाइप से ये डिफरेंट कोरिलेशंस हैं, इनके ऊपर आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो डिफरेंट मैंने प्रोसेसेस बताई, इनकी यूटिलिटी होगी, ये यूज हो सकती है कहीं पर भी, कोई भी टर्म यूज हो सकती है इनमें से, डिफरेंट लॉज की कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है कहीं पे। इसलिए मैकेनिज्म से पहले हमें इन चीजों का पता होना जरूरी था। तो अब जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके आपके जो दो लॉ थे, अमंटन्स लॉ और दूसरा लॉ आपका कौन सा था, चार्ल्स लॉ। देखो ये हमने लिखा, इन दो लॉ को भी आप यूज करते हुए देखो इस स्टेप से P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 को आप डिराइव कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ और आपके अमंटन्स लॉ को भी यूज करते हुए, उन दो लॉ को भी मिलाते हुए आप अपना आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मेन तरीका यही था जो हमने आपको पहले बता दिया, तो आप इसी को याद रखेंगे। सो थैंक यू।